हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टेट के ईवीएस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ 100 क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ की व्याख्या के साथ लेके चलें तो ये 200 से 300 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। आप इस क्लास को ध्यान से देखें और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते अपना किसी तरीके। पहला क्वेश्चन है ये कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। जल्दी से जल्दी जी हम देते हैं आपको। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले का आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या में देखें कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किए गए थे। इसी याद में हर साल 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। तो ये देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला बन रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल में, और कब हुआ था, 1987 में। ठीक है, और पूरी डेट भी पूछ लेता है। तो कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 में हुआ था। ठीक है, इस उद्देश्य क्या था, ओजोन संरक्षण। ठीक है, ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, और ये तो आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए आपके। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं। तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो आपके जो हरे पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पादक। ठीक है, और जो जीव इन्हें सीधे खाते हैं, ठीक, इन पौधों को सीधे खाते हैं, इनका सेवन करते हैं, जैसे गाय और है, हिरण है, ठीक है, हाथी है, तो उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ कितने क्वेश्चन बने। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ये हो गया कि शाकाहारी जीव कहाँ आते हैं, वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, दूसरा हो गया कि पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो तो उत्पादक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि गाय और हिरण क्या होते हैं, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और वो केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए आपके। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कैसे मिल सकता है। क्वेश्चन है, बहुत आसान है और काफ़ी बार आया हुआ इंपॉर्टेंट है। तो उसके सही आंसर है सूर्य का प्रकाश। जो पृथ्वी पर मौजूद सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, यहाँ आपके ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको घुमा फिरा कर ये भी पूछ सकते हैं कि ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वी पर, वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और देख लिया आपने। तो 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहते हैं, वो आपका यूकेलिप्टिस, जिसे हम सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूकेलिप्टिस के बारे में पता करें कि यूकेलिप्टिस अत्यधिक मात्रा में भूमि के जल का अवशोषण करता है। ठीक है, जो आपको ग्राउंड वाटर होता है जमीन के अंदर, जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर होता है, जो बारिश से रिस के ज़मीन में चला जाता है, उसको अत्यधिक मात्रा में यूकेलिप्टस अवशोषित करता है, जिससे आसपास की भूमि का जल स्तर तेज़ी से गिर जाता है। ठीक है, वहाँ के जो भूमि का है वो वाटर लेवल बहुत तेज़ी से गिर जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ हम 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नया ट्रेंड क्या बन रहा है, क्वेश्चन को हार्ड पेपर का लेवल हल करने का, कि आपको डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, वो सेंटेंस में लिख दे रहा है। ठीक है, जैसे आपने एक सेंटेंस हमने ये बना लिया कि यूकेलिप्टस पानी अवशोषण करता है, फिर दूसरे लिख दिया कि ये हमारे भूमि का जल स्तर करता है। ठीक है, ऐसे इसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहते हैं। ऐसे हमने 2-3 वाक्य बना लिए, फिर पूछता है कि इनमें से कौन से वाक्य इससे यूकेलिप्टस से संबंधित सही हैं। ठीक है, और जो गलत है वो आपको चुनना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, आप यही बन रहे हैं, सीटेट में भी ये बनते रहते हैं, यूपी टेट में बनने की पूरी चांस है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, जल्दी बताइएगा। ये आपका हुआ था 1972 में। ठीक है, भारत में अवैध शिकार को रोकने और वन्य जीवों की रक्षा के लिए साल 1972 में एक कड़ा कानून लाया गया था। ठीक है, आपका सिंपल सर्च का आंसर है 1972। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन देखते हैं। इसकी चिपको देख लिया आपने। चिपको आंदोलन के प्रेरक कौन थे, जिसका संबंध उत्तराखंड से था। ये आपके थे सुंदरलाल बड़गुड़ा। यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि सुंदरलाल बड़गुड़ा का संबंध कहाँ से था, ये उत्तराखंड से था, कहाँ से था, किस आंदोलन से था, ये चिपको आंदोलन से था। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या था कि वनों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपककर आंदोलन किया गया था, वही चिपको आंदोलन था। इसकी जो शुरुआत करी थी सुंदरलाल बड़गुड़ा ने की थी। ठीक है, तो आपका 7वां क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी अपनी स्पीड को थोड़ा कम रखें। ठीक है, भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एशियाई सरों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका गुजरात है। गुजरात में जो है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये एकमात्र
प्राकृतिक आवास है जो एशियाई शेर यहाँ पाए जाते हैं। तो ये पूछता है कि भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात। गुजरात में पूछ ले कहाँ है, गुजरात में तो जूनागढ़ में है। ठीक है, ठीक है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ हुए। अब आपका आता है ये 8वां क्वेश्चन कि ध्वनि प्रदर्शन को मापने के लिए इकाई क्या कहलाती है, वो डेसिबल है। काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता की माप डेसिबल में की जाती है। सामान्य बातचीत के लिए लगभग 60 डेसिबल होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया, और एक क्वेश्चन आपका ये यहाँ से होता है कि डेसिबल का प्रतीक क्या है, तो डी छोटी और बी बड़ी है। ठीक है, इसको घुमा फिरा के ले देंगे, डी बड़ी छोटी, या ऐसे आगे पीछे करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसको सही अंदर प्रतीक याद रखें कि छोटी डी आगे और बड़ी बी पीछे। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, तो नहीं कहेंगे से थोड़ा लेवल सही इसका। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा कानपुर से प्रयागराज। ठीक है, क्यों होता है, तो देखिए कि पहले इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसमें पूछ सकता है कि बीओडी की फुल फॉर्म बताइए। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होती है बीओडी की फुल फॉर्म। ठीक है, कानपुर में चमड़े के कारखानों से कचरे के कारण इस क्षेत्र में जल प्रदूषण अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक गंगा नदी में बीओडी पाई जाती है। ठीक है, तो कानपुर किस लिए फेमस है, चमड़े के लिए फेमस है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, गंगा नदी में लिखा है। अब आपका आता है 10वां क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से किस गैस का योगदान सबसे अधिक है, जल्दी बताइएगा। ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों में मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें है कि वैश्विक तापमान क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है कि पूरे विश्व का तापमान बढ़ना, औसत स्तर से तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, जिसके लिए जिम्मेदार गैस है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे अधिक है। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपका सिंपल सा आंसर होगा इसका 5 जून। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए 1974 में हर साल 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कब बनाया गया था, 1974 में बनाया गया था पर्यावरण दिवस। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपका ये क्वेश्चन तो ये रहा। ठीक है, क्यों बनाया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता हमें फैलानी है। ठीक है, अब आपका आता है 12वें क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब पारित हुआ था, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है 1986। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, भोपाल गैस त्रासदी के बाद 1986 में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन तो ये रहा कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ था। ठीक है, फिर क्यों हुआ था, ये हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के बाद। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुआ था। कब भोपाल गैस त्रासदी क्या हुई थी, 1986 में। ठीक है, 1983 के बाद 1984 में हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद 1986 में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत ये एक्ट लाया गया था। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, MIC हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो आपका 13वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 1973। ठीक है, बाघों की बढ़ती जनसंख्या को रोकने और उनकी संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973। पूरी सन पूछे तो 1 अप्रैल 1973। किस पार्क से हुई थी शुरुआत, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, 3 क्वेश्चन होने। तो हम कह रहे हैं ना, ये केवल 100 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 200 से 300 क्वेश्चन तो 100% है। ठीक है, तो ये आपकी EVS की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि इतने छोटे चैनल हमारे केवल 52 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, फिर भी हमने इतनी मेहनत से ये PDF क्रिएट की है, वीडियो बना रहे हैं। तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं 14वें क्वेश्चन पर कि बायोडीजल तैयार करने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो जल्दी बताइए।
ये आपका जट्रोफा जो पेड़ होता है, जट्रोफा के बीजों से तेल निकाला जाता है जिससे संबंधित संसाधित कर बायोडीजल के रूप में उपयोग किया जाता है। जट्रोफा एक पौधा होता है, उसका जो फल है उसके बीजों से तेल निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये इसका प्रयोग हम बायोडीजल के रूप में करते हैं। ठीक है, रतन ज्योति भी कहते हैं जट्रोफा को। तो 15 क्वेश्चन की निम्नलिखित में किस गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, SO2 और NO2, SO2 और NO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसे NO2 कहते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो आपका आता है थोड़ा बड़ा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए बादलों में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आपका आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जिसे AgI कहते हैं, क्लाउडिंग सीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कृत्रिम बादल संघनित होते हैं और फिर बरसते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो गया कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है, आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ ये इसका प्रतीक चिन्ह AgI ध्यान रखिए। और कृत्रिम बादल बनते हैं तब वो बरसते हैं। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वो आपको मनाया जाता है 22 मार्च। स्वच्छ जल के महत्व और इसके संरक्षण के लिए आपके प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिए। आपका 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया। पृथ्वी और इसके संरक्षण के लिए दुनिया भर में 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18वें 19वें क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा डे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक डे तो 100% पूछा जाता है यूपी टेट के EPS के एग्जाम में। ठीक है, यूपी टेट के EPS वाले क्वेश्चन में। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया था? वो मनाया था 22 मई को। जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को यह दिवस घोषित किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। तो आपको 20वां क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसी असम में है। काफ़ी बार पूछा गया है कि असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर है? असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, काफ़ी बार पूछा गया, ध्यान रखें। पर्यावरण में अजैविक घटक निम्नलिखित कौन सा है? तो ये मिट्टी, क्योंकि मृदा है वो आपका अजैविक घटक होती है। ठीक है, मृदा, जल, वायु, प्रकाश और ताप निर्जीव होने के कारण पर्यावरण के अजैविक घटक कहलाते हैं, जबकि जीव जंतु जैविक घटक हैं। ठीक है, तो जैविक घटक तो आप तुरंत पहचान लेंगे। अजैविक घटक ध्यान रखें कि मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप, ये सब अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन है कि एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से। काफ़ी बार पूछा गया है कि एगमार्क जो एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। ठीक है, अब देखते हैं 23वां सवाल, जल्दी बताइएगा फटाफट से। ये तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं, इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से सांगपो नाम से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से सांगपो नाम से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये तिब्बत से सांगपो से निकलती है। ठीक है, तिब्बती सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानती है। और तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रखें। 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपकी फूलों की घाटी काफ़ी बार पूछा गया, उत्तराखंड इसका आंसर है। उत्तराखंड की चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न प्रकार के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फूलों की घाटी क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, कई प्रकार के फूलों के लिए फेमस है। और ये उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, एक पूछा थी शांत घाटी क्या?
शांत घाटी के बारे में पूछा था। शांत घाटी आप कमेंट बताइए कहाँ शांत घाटी कहाँ है। तो अब आता है आपका 25वां क्वेश्चन की दूध से दही बनने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फर्मेंटेशन किण्वन। ठीक है, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका आता है 26वां क्वेश्चन, देखते हैं किस देश के संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? जल्दी बताइएगा। तो ये इसका सही आंसर है डी, भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सॉरी, तो हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? USSR, जैसे हम अभी रूस कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन ये रहा, पाँचवा क्वेश्चन ये रहा। 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं आपके। ठीक है, अब आपका आता है 7वां क्वेश्चन की भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल है? तो आपका सिंपल सा आंसर है 21 का ए। तो आर्टिकल 21A। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। यहाँ देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर हुआ, 4 से 5 क्वेश्चन है इस पेज में। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। ध्यान से ये PDF ये वीडियो आपके लिए कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आराम से आपके कई सारे क्वेश्चन इसमें फंस सकते हैं। तो देखते हैं 28वां क्वेश्चन कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ये अनुसूचना कौन जारी करता है? नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? ये आपका होता है भारत का निर्वाचन आयोग। क्या होगा ये? ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है चुनावों की तारीख और अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब स्वीकार किया था? काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, ध्यान रखें इसका आंसर। तो इसका सही आंसर 16 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो पहले क्वेश्चन तो आपका ये रहा कि 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। जन गण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस पेज में है। ठीक है, आराम से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। संसार को सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, यह कौन सा है? आपने आंसर देख लिया है? ठीक है, चीटिंग कर दें आप लोग। तो इसका सही आंसर है जलकुंभी। तो आपको जलकुंभी है पानी में तेज़ी से फैलकर ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे मछलियाँ और अन्य जीव मरने लगते थे। जो जलकुंभी आपका वो पानी में से ऑक्सीजन खींचने लगता है जल्दी से जल्दी फटाक से। तो जो आपके पानी के जीव हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो मरने लगते हैं। इसे हम बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, तो आपका 31वां वायरस के अजैविक होने का मुख्य लक्षण क्या है? देख लिया आपने? चलिए बताइएगा। ये काफ़ी हार्ड कैसे कैटेगरी में रह सकते हैं, लेवल इसका सही है। तो इसका सही आंसर है कि आपका इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। जो वायरस आपका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। निर्जीव लक्षण यह है कि इसे निर्जीव पदार्थों की तरह बोतलों में क्रिस्टल बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन होगा इसमें। अब आपका पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर है सी, थाइलिन। एथिलीन गैस जो होती है, एथिलीन गैस के रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है जो मुख्य रूप से पौधों में फलों के पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखें इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है,
क्लोस्ट्रीडियम एक अभावीय स्वतंत्र जीवाणु है, जबकि राइजोबियम दलहनी फसलों में की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब आपका है 34वां क्वेश्चन, किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से कोशिका में प्रचुरता में पाया जाता है? तो आपका है आंसर बी डीएनए। जो आपका बी डीएनए है अडोटो यार, ऐसा आपने वहाँ नंबर नहीं देखा हो। तो बी डीएनए जो वॉटसन और क्रिक द्वारा खोजा गया था। तो बी डीएनए जल्दी आया, क्या हो जाता है, सॉरी, क्षमा करें। ठीक है, जो किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से कोशिका में प्रचुरता में पाया जाता है? जो ये आपका बी डीएनए है। बी डीएनए मतलब वॉटसन और क्रिक ने इसे खोजा था। ठीक है, वॉटसन और क्रिक द्वारा खोजा गया डीएनए मॉडल मुख्य रूप से बी डीएनए ही है, जो दाहिनी हाथ की ओर कुंडलित होता है और सजीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें, लेवल अच्छा है इसका। तो 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट हमने ऊपर बता दिया था पहले से ही। जो ये कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर को हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, अब बिना किसी देरी के आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ठीक है। तो 3 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जहाँ हमारी 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 36वां क्वेश्चन है कि देख लिया, किसी बढ़त की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। किस बढ़त की उपस्थिति का कारण आपका होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जिसे हम हरित लवक कहते हैं, इसके कारण पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को अवशोषित करता है और हरा रंग देता है। ठीक है, आप बताएंगे कि फलों का लाल रंग, कमेंट में करें कि फलों का लाल रंग किस वर्णक की वजह से होता है। ठीक है, आपका आता है 37वां क्वेश्चन कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह हैं। तो जल्दी बताइएगा, ये आपका है डी। ये सभी गतिविधियां जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। वनों को जलाना, कृषि का जो कार्य है उसमें हम कीटनाशक वगैरह डालते रहते हैं, एरोसोल गन का प्रयोग, ये सारे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, तो 38वां क्वेश्चन है कि U4BAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? इसका लेवल वाकई में इसका कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया था कि बायोडीजल के लिए कौन सा पौधा उपयोग में था, हमने पढ़ा था जेट्रोफा, जिसे हम रतन जोत कहते हैं, पढ़ा था। तो उसी से हम पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं कि बायोडीजल आ गया, तो यहाँ पर जेट्रोफा पौधे के काम आएगा। तो जेट्रोफा है जो U4BAC कुल का पौधा है, जिसके बीजों से उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आपका आता है 39वां क्वेश्चन कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे को हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑक्सीसम सेक्टम है। इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है तुलसी। ठीक है, तुलसी को इसके अत्यधिक औषधीय गुणों और धार्मिक महत्व के कारण भारत में जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। ध्यान रखें, आ सकता है क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन देखते हैं कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पीने योग्य पानी ही कहेंगे पीने के लिए। तो जो पानी रोगाणु, हानिकारक रसायनों से मुक्त होता है, मानव भोग के लिए उपयुक्त होता है, उसे पीने योग्य पानी कहते हैं। अब आपका आता है सामान्य रूप से रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज किया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है,
ये आपके आते हैं संकटग्रस्त लुप्त प्राय प्रजातियों का जो डाटा है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में विश्व भर के संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं की सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे हम रेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये कौन जारी करता है? IUCN। ठीक है, ध्यान रखें। 42वां क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ध्यान रखें कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वन्यजीव और वनों के संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आपका आता है 43वां क्वेश्चन की सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा होती है आपकी, जो आपकी सौर सेल होता है जिसे फोटोवोल्टेइक सेल कहते हैं, आधे चालक पदार्थों से बने होते हैं। ठीक, सेमी कंडक्टर से बने होते हैं जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को सीधे बिजली में बदलते हैं। ठीक, आपका 44वां क्वेश्चन है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? काफ़ी बार पूछा गया है, सही जवाब है 21%। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है 78% पूछा गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%, जिसे हम 21% भी कहते हैं। ठीक है, अब आपका आता है 45वां क्वेश्चन की परम ताप पैमाना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परम ताप पैमाना आपका है केल्विन। जो आपका केल्विन होता है जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद होता है। केल्विन पैमाने को परम ताप पैमाना कहा जाता है क्योंकि इसका शून्य बिंदु 0 K होता है। 0 केल्विन परम शून्य ताप को तब दर्शाता है जिसके नीचे का ताप संभव ही नहीं है। ठीक है, अब आपका आता है 46 क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सूखते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर अपने भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो पौधे का भोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या अवशोषित करते हैं? CO2 को अवशोषित करते हैं और जल को अवशोषित करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, और किसके उपस्थिति में हम प्रकाश संश्लेषण होता है? किसके उपस्थिति में हम भोजन बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, फिर हमारा होता है 47वां क्वेश्चन कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, मृतक पक्षी, सड़े गले पौधों और मृत जीव जंतुओं के अपशिष्ट को खाने वाले जीव, जैसे कछुआ जो होता है उसे मृतक पक्षी कहते हैं या अपशब्दहारी भी कहते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखें इसके डेट्रीटियोर, मुझे तो पढ़ना नहीं आ रहा, सॉरी। इसके मृतक पक्षी ध्यान रखें। ठीक, हड़ता देख लिया, अब तुम लोग देख लेते हो। जो आपका तप्त भौम जल है, जियोथर्मल वाटर, से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के भीतर गहराई में स्थित गर्म चट्टानों से जल के संपर्क में आने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। फिर आपका 49वां क्वेश्चन है कि भारत में साइलेंट वेडी शांत है, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। इसका सही आंसर आ गया है, ये है केरल में जो आपके केरल के पलक्कड़ जिला है में स्थित शांत घाटी अपनी अत्यधिक जैव विविधता और दुर्लभ पौधों जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपका समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। क्या करती है? हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक, अब आते हैं हमारे यहाँ पर
50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। ठीक है, और अच्छी वीडियो का रिस्पॉन्स कमेंट करके ज़रूर कर दें, ताकि हम अपने वीडियो में अगली बार कुछ ना कुछ सुधार जरूर करेंगे। ठीक है, तो 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपका स्वर्णरेखा जो नदी है, स्वर्णरेखा नदी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। पूरी लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, 100% में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो 52वां क्वेश्चन, राधा एक शिक्षक के रूप में, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन आ गया कि राधा एक शिक्षक के रूप में बच्चों को असम के बांस के बने घरों के बारे में पढ़ा रही है। असम में ऐसे घर क्यों बनाए जाते हैं? तो भारी वर्षा के कारण। असम में बहुत तेज़ बारिश होती है, इसलिए वहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ताकि पानी अंदर ना घुसे। ठीक है, ये यहाँ EVS पेडागोजी का NCERT से क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि सारे ही NCERT के हैं, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा गया है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसे कौन सा है? वो आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें। 53वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का आपका है दुधवा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए विशेष रूप से फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, ध्यान रखें। थक गया उनका साथ। ठीक है, हाँ। 52वां क्वेश्चन है, वो सॉरी 55वां क्वेश्चन की पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है? वो आपका है ठीक, समस्या समाधान विधि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। यह बाल केंद्रित होती है और इसमें रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो समस्या समाधान विधि का गुण इस सारे चयनात्मकता का गुण विकसित होता है, सृजनात्मकता का गुण विकसित होता है, और लक्ष्य केंद्रित विधि होती है। ठीक है, तो 56वां क्वेश्चन है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट, उसे हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का सजीवों और पर्यावरण के बीच लगातार होने वाले आदान प्रदान को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो 57वां क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? बताइएगा। ये इंसुलिन जो है वो प्रोटीन होता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन है, जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ध्यान जरूर रखिए। ठीक है, आपने ठीक है, इंसुलिन के बारे में आराम से 4 से 5 घंटे में तैयार हो जाते हैं अपने एक ही पेज पर। पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन कहाँ होता है? काफ़ी बार पूछा गया। तो पराग कोश में होता है, एंथर में। पौधों में जनन कोशिकाओं के निर्माण के दौरान पराग कोश के भीतर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिससे अणुगुणित परागकण बनते हैं। और आपका 59वां क्वेश्चन है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो आपका शाकाहारी है। जो शाकाहारी लोग होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है हमेशा शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए सीधे प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर करते हैं। ज्वर नियंत्रण फीवर कंट्रोल में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है?
पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल एक एंटी पायरेटिक ज्वरनाशक और दर्द निवारक गोली है जिसका उपयोग बुखार कम करने के लिए व्यापक रूप से किया था। सबसे कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले पैरासीटामोल खा लेते हैं लोग बिना डॉक्टर के परामर्श के, ठीक है, जो नुकसानदायक भी हो जाता है। प्लेग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी है? वो जीवाणु जनित बीमारी, ठीक है। प्लेग एक घातक जीवाणु जनित बीमारी है जो यार्सनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होती है। यह चूहों के पिस्सू से फैलता है, ठीक है। प्लेग कहाँ से फैलता है? चूहे से फैलता है। आमतौर पर हम कैसे कहते हैं प्लेग चूहे से बोलता है, लेकिन चूहे के पिस्सू से फैलता है, ठीक है। और ये जो प्लेग जो है जीवाणु जनित बीमारी है, घातक रोग है, और जो यार्सनिया पेस्टिस नामक जीवाणु उसके कारण होती है, ठीक है। इसमें आराम से 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। 62वां क्वेश्चन है कि देख लिया आपने आंसर, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हमने ऊपर पढ़ा था अम्लीय वर्षा के बारे में, वैसा ही क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जिससे हम वर्षा के जल का पीएच स्तर गिर जाता है और वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो 63वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। भारत में कानून के समक्ष समानता और विधि का शासन की अवधारणा ब्रिटिश से इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपनाई गई थी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा गया है। वो आपके जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है कि गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे हम जीवी मावलंकर कहते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक रहा था। 63वां क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? इसकी दवा किस पेड़ की छाल से बनती है? तो देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया, और इसकी दवा सिनकोना का जो पेड़ होता है उसकी छाल से बनती है। लिखा हुआ नीचे कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। इसकी पारंपरिक दवा सिनकोना पेड़ की छाल, जिसे कुनैन कहते हैं, कुनैन से बनाई जाती है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपके है शहरी स्थानीय स्वशासन से, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 1952 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान की 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। यहाँ पर 74वें संविधान के होने पर। 67वां क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस के कारण एलपीजी का रिसाव होने पर तेज गंध आती है, जो एक सुरक्षा उपाय है? ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। इसका सही आंसर आपका एथिल मरकप्टन। एलपीजी में क्या होती है? बीटेन और प्रोपेन होती है मिली हुई, ठीक है। ये गंधहीन गैस होती है। एलपीजी में कोई गंध नहीं होती है, लेकिन आप उसका पतली का होगी तो पता कैसे लगे? तो रिसाव का तुरंत पता लगाने के लिए इसमें तीव्र गंध वाला एथिल मरकप्टन मिला दिया जाता है। एथिल मरकप्टन जिसे एथिल मरकप्टन नहीं है, ठीक है। अब है पौधों में जल का संबंध किसके से? क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जाइलम जो है, जाइलम ऊतक होता है जड़ों पेड़ों की जड़ों से अवशोषित जल और खनिज को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, क्योंकि जो फ्लोएम है भोजन का संवहन करता है पौधों में, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है जो सर्दियों में अपनी पत्तियां नहीं गिराता है? कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है जो सर्दियों में अपनी पत्तियां नहीं गिराता है? जो वो आपका होता है पीपल को सहतीस भी कहते हैं, ठीक है। पीपल है, शीशम है, महुआ है आदि पर्णपाती वृक्ष हैं जो शुष्क मौसम में अपनी पत्ते गिराते हैं, ठीक है, गर्मी में गिरा देंगे, जबकि अन्य सदाबहार प्रकृति के करीब है।
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सिंपल सा है, कई बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है, क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे हम टेसू कहते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। तो देखते हैं 71वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। आराम से 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए आपके। ठीक है, अब आपका है आंसर देख लेते हैं यार। ठीक है, वायुमंडलीय कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, समताप मंडल। ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं ओजोन परत के बारे में। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सूख लेती हैं, इससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं 73वां क्वेश्चन। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कई बार पूछा जाता है। और कहाँ विलीन हो जाती है? तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ तब उसका नाम होता है भागीरथी। और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। ठीक है, देवप्रयाग में जब ये भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तब इसे गंगा कहते हैं। तो तब बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है गंगा। अब आपका है 74वां क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये आपका बच्चों की मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें आनंद लेना। पहेलियों का उद्देश्य बच्चों की सोच, तर्क और कल्पनाशीलता को बढ़ाना होता है, ना कि उन्हें नकारात्मक रूप से भ्रमित करना। ठीक है, ये वाला पॉइंट नेगेटिव था, तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 75वां क्वेश्चन देखते हैं। CNG का फुल फॉर्म बताओ। ठीक, कई बार पूछा गया। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाती है, क्योंकि इसमें मीथेन मुख्य घटक होता है। LPG की फुल फॉर्म पूछी जाती है। CNG की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ध्यान रखें। अब आपका है वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष भारत में कब मनाया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1 से 7 अक्टूबर होता है, 1 से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है हर साल। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर। फिर आपका आता है 77। राजस्थान के लोगों का मुख्य पहनावा या घरों की विशेषता क्या है जो मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर EVS के पेडागोजिकल सेक्शन में से शामिल कर सकते हैं। जो घर मिट्टी के होते हैं, जिनकी छत कटीली झाड़ी से बनी होती है। राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ के घरों की दीवार बहुत मोटी और मिट्टी की बनाई जाती है, ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। तथा छतें कटीली झाड़ी की होती हैं। 78वां क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका मिनी माता रोग है, मिनी माता डिजीज, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पारा मरकरी जिसे कहते हैं। पारा से प्रदूषित जल के कारण मछलियों में पारा संचित हो जाता है। ऐसी मछलियों को खाने से मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी मिनी माता रोग हो जाता है। ओजोन परत क्या हो गया भाई ये? ठीक है, कभी समझ नहीं आता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का? सिंपल सा डेसिबल ऊपर डिस्कस कर लिया था हमने। ठीक है, डेसिबल के प्रतीक भी डिस्कस कर लिया था। तो ओजोन परत की सघनता है, मोटाई है, उसको ऑप्शन। अच्छा, वो ओजोन परत की तीव्रता थी। नहीं, वो ध्वनि की तीव्रता थी। ठीक है, जिसे हम डेसिबल में नापा था। यहाँ ओजोन परत की बात हो रही है। ठीक है, ओजोन परत की जो परत की सघनता है, मोटाई को
डॉप्सन में माना जाता है। डॉप्सन को DU से प्रदर्शित करते हैं। डॉप्सन में माना जाता है सामान्यतः 300 DU ओजन परत की आदर्श मोटाई मानी जाती है। कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो गए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र भ्रमण तो प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। क्षेत्र भ्रमण विधि जो होती है, छात्र वास्तविक दुनिया की वस्तुओं, स्थानों, घटनाओं के सीधे संपर्क में आते हैं, जिससे उनका अधिगम स्थायी और सार्थक होता है। 81वें क्वेश्चन पर आ गए हम। फिर से आपसे कहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमने बता दें, हमने हिंदी के 300 क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। 300 क्वेश्चन की मैराथन कराएंगे, जिसमें हम कंप्लीट हिंदी कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन कराएंगे। आराम से 300 हम क्वेश्चन कराएंगे लिखित में, लेकिन वो आराम से आपके 500 से 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 500 से 600 क्वेश्चन की हिंदी की वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वो वीडियो समय रहते मिल जाए। 81वें क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। छात्र के विकास के सभी पक्षों, शैक्षिक और अशैक्षिक, का नियमित मूल्यांकन करना। CCE की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन का उद्देश्य हटने के बजाय बच्चों के चहुमुखी और व्यवहार में निरंतर सुधार का आकलन करना है। 82वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का सूत्र है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का सूत्र है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे पहले उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं जिन्हें वे अपने दैनिक जीवन में जानते हैं, मतलब ज्ञात है, जो चीज़ें उन्हें ज्ञात है। फिर उन्हें नई अवधारणाओं की ओर ले जाया जाता है जो उनके लिए अज्ञात होती हैं। 83वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक अभी शिक्षार्थियों को सजीव और निर्जीव की अवधारणा समझा रहा है। इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चों को विद्यालय के बगीचे में ले जाकर पौधों और पत्थरों को प्रत्यक्ष अवलोकन कराओ। वास्तविक जीवन के उदाहरणों और प्रत्यक्ष अनुभव से बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर को सहजता से आत्मसात कर पाते हैं। 84वां क्वेश्चन आपका EVS का फुल फॉर्म पूछ लिया है, बताओ। सिंपल सा है। तो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को मिलाकर एक एकीकृत विषय के रूप में इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाया जाता है, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सही आंसर होगा। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, भारत में मिड डे मील योजनाएं किस वर्ष शुरू हुई थी और जो अब PM पोषण के नाम से जानी जाती है? तो 1995। प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए 15 अगस्त 1995 को यह योजना पूरे देश में लागू की गई थी। 86वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन C की कमी से होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है? सिंगल सा क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा इसके मुख्य स्रोत हैं विटामिन C के। ठीक है, विटामिन C का रासायनिक नाम भी लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, 87वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नॉर्मल बोर्ड को विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और इसके सूत्रधार कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये आपके हैं वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाना था। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमूल के संस्थापक थे। ठीक, 89 है, भारत की संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। 11 दिसंबर 2002। पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम
संसद में पारित किया गया था, ध्यान रखें। अब आपका 90 क्वेश्चन आ गया है। केवल 10 क्वेश्चन रह गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इत्र परफ्यूम का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसे भारत की इत्र नगरी भी कहते हैं? कन्नौज है, काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला सदियों से अपने पारंपरिक गुलाब इत्र और सुगंधित जल के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। 91 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है और इसकी तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर नापता है। ठीक है, यहाँ पर आपके हुए 2 क्वेश्चन। 92 है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है और जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है? बुध जो है सूर्य के सबसे पास स्थित है। ठीक है, यह केवल 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। गिर अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य एशियाई शेर के लिए फेमस है? हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान पूरी दुनिया में केवल एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। आपको बताना है कमेंट में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के किस जिले में है? हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब निम्नलिखित में से वाहनीय ईंधनों में से किसे पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो आपका CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG के जलने से सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड जैसे हानिकारक कण ना के बराबर निकलते हैं, इसलिए इसे पर्यावरण स्नेही माना जाता है। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य होता है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, मतलब भोजन बनाना। ठीक है, उत्पादक जो है, जैसे पेड़ पौधे हम कहते हैं, पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, जिस पर पूरा जीव जगत निर्भर करता है। अब आपका आता है 96। अब हमने ऊपर पढ़ लिया चंपू आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले, जिसे हम अभी जो तब उस टाइम पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, चमोली जिला में हुआ था कि रैनी गांव से पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? जैविक और अजैविक घटक। काफ़ी बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, सजीव घटक जिसे जैविक घटक कहते हैं, जिसमें पौधे और पशु आते हैं। निर्जीव घटक में वायु, प्रकाश, मृदा, जल आते हैं। 98 क्वेश्चन आपका, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, खाद्य जाल कहते हैं। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न स्तर पर जुड़ती हैं तो एक कठिन जटिल जाल जैसी संरचना बनती है, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। 99 क्वेश्चन हो गया आपका कि वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर B है, मृदा अपरदन और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। पेड़ों की कमी से मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है, इसे हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ना होने से वायुमंडल में CO2 बढ़ती है, जिससे तापमान बढ़ता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है जो पर्यावरण और संस्कृति दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? अशोक जो आपका राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, जिसे सीता अशोक भी कहते हैं। यह गहरे हरे रंग की पत्तियों, सुंदर फूलों वाला वृक्ष है। ठीक है, तो गाइस हमारा यहाँ पर EVS के 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लाए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी अगली वीडियो हम लाने वाले हैं हिंदी के 300 क्वेश्चन लाने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, 300 क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।